हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। अभी ये हमारे साइकोलॉजी के थर्ड चैप्टर की लास्ट पार्ट है और इसके पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कर रखे हैं, 2 पार्ट्स और हैं। ये थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट के साथ हम इस चैप्टर का एंड करने वाले हैं एंड देन वील गो ऑन विद द फोर्थ चैप्टर। तो ये लास्ट पार्ट में इसके पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है, उस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा स्पाइनल कॉर्ड बचा हुआ था, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से हमारे बाकी लोअर बैक तक एक लॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत सारे जो है वो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे स्पाइन की लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये वही काम है कि इंफॉर्मेशन का आना जाना हमारे ब्रेन से बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स में। एक्चुअली स्पाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हमारे ब्रेन को हमारे बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, यानी ये एक रास्ता बनता है जिससे सिग्नल्स जो है वो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, उस वहाँ के जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं इसी स्पाइन के थ्रू, और ये एक रास्ता बनता है उन सिग्नल्स के लिए ट्रैवल करने के लिए। तो ये इसीलिए कि हमारे लोअर बैक तक प्रेजेंट होता है बिकॉज इट कनेक्ट्स आवर ब्रेन विद द लोअर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो सिग्नल्स का आना जाना, सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स, इन लोग के आने जाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का मेन वर्क होता है। और इसका एक और ये काम होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ह्यूमंस के, जैसे जो रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्शन किसी ह्यूमन का जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इंस्टेंटली हुआ हो। ठीक है, इंस्टेंटली का मतलब क्या? तुरंत किसी बॉडी का रिस्पॉन्स करना किसी भी सिचुएशन पे, वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे जैसे ही हम लोग गर्म बर्तन छूते हैं, हम तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं और ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मतलब इट इज़ नॉट वॉलेंट्री, हमें सोचा समझा नहीं, ये तुरंत बहुत नैनो सेकेंड्स में तुरंत से हो जाता है, इनवॉलेंटरीली होता है, हमें सोच समझ के इसको करना नहीं पड़ता डेलिबरेटली। तो अपने आप ये बहुत ही स्पीड में होने वाले ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो हम करते हैं उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस। जैसे आइज़ हम ब्लिंक करते हैं। अब मान लीजिए कहते हैं, जैसे गेम खेलते हैं लोग, तो लोग आँखों के सामने हाथ करते हैं या डराते हैं तो क्या होता है, हम अपनी आँखें झपका लेते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ताकि कहीं हमारे आँख में कुछ जाए ना। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे पुलिंग अवे फ्रॉम वेरी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है, ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग, तो ये सारे हमारे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम थोड़ा इन रिफ्लेक्स एक्शंस को रेगुलेट करने में भी होता है, यानी इन रिफ्लेक्स एक्शंस में को करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो इन एक्शंस को संभालता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड में ट्रैवल हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। हमने अभी नर्वस सिस्टम पढ़ा जो कि हमारे बिहेवियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सारा जो हमारा एक्शंस होते हैं वो हमारे ब्रेन से जज होकर ही उसका रिस्पॉन्स हम देते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो हमारे सारे एक्शंस जो हैं वो नर्वस सिस्टम से काम करते हैं। बट हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने वाला एक और हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर होता है विच इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आते हैं? हमारे ग्लैंड्स आते हैं, ऐसे टिश्यूज़ आते हैं जो कुछ हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं और हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट करते हैं, जिन हॉर्मोन्स के इफेक्ट से हमारे बिहेवियर में अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो इसका क्या काम होता है हमारे बिहेवियर में कि इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिन हार्मोन्स के इफेक्ट से हम जो है वो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। और ये जो दोनों बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, विच इज़ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ आवर बिहेवियर। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं। हर ग्लैंड का अपना एक फंक्शन होता है, जो वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उन हार्मोन्स का एक फंक्शन होता है। तो अब हम लोग वो कुछ ग्लैंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के
फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है और इसका काम क्या होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होती है जिससे जो आप खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू एनर्जी। क्योंकि आप खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए। तो वो फूड जब बॉडी में जाता है तो उस पर प्रोसेस होती है और उस प्रोसेसिंग में क्या करता है, ये थायरॉक्सिन हेल्प करता है उस फूड को अच्छे से छोटे यूनिट में ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी को निकालना और वेस्ट फूड को साइड करना। इस प्रोसेस को अच्छे से रेगुलेट करने में, अच्छे से स्मूथली फंक्शन करने में, रन करने में क्या हमारा थायरॉक्सिन हेल्प करता है और ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और भी अलग अलग हार्मोन्स, कई सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो मेनली होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है और ये और भी सारे अलग अलग जो सिक्रीशंस हैं, अलग अलग ग्लैंड्स कैसे सिक्रीट करती हैं उनको भी रेगुलेट करता है। और ये ग्रोथ हार्मोन नाम से ही आप समझ रहे हैं कि हमारे ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, other glands, other parts, other organs of the body, so that we develop normally and at a good rate, good speed। तो उसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हेल्प करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ये ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हेल्प करते हैं। जैसे एपिनेफ्राइन एंड नोरपाइनेफ्राइन, ये क्या होते हैं, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है और ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम कौन सा था, जो हमारे इमरजेंसी के सिचुएशन में अलर्ट करता था, जो इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। तो ये सारे काम प्रॉपरली होते रहे, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता रहे, उसके लिए जो हार्मोन्स उसको हेल्प करते हैं वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं। उसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या आता है, इंसुलिन आता है। आप जानते हैं इंसुलिन क्या होता है, जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो अगर उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इंसुलिन लगाते हैं। यानी इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करना, एक नॉर्मल लेवल पर शुगर रहे हमारे बॉडी में। अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को मेंटेन करना हमारे बॉडी में, ठीक है। ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी उस ग्लूकोज का यूज़ करे अलग अलग काम करने में, जो भी एनर्जी स्टोरेज के लिए या जो भी काम है उसके लिए। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो इंसुलिन उसको मैनेज कर लेता है, अगर कम होता है तो भी मैनेज करता है। तो कम हो गया तो क्या ही करेगा, बट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने में इंसुलिन का काम होता है। इसीलिए जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें ये हार्मोनल सिक्रीशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। एंड देन जब उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें इंसुलिन देते हैं। आर्टिफिशियली उनमें ये हार्मोन डालना पड़ता है हमें, बिकॉज ताकि वो फंक्शन नॉर्मली रेगुलेट कर दे हमारी बॉडी के अंदर। फिर आते हैं गोनैड्स। गोनैड्स में आते हैं आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स को। और इसमें आपके जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं ये सारे आते हैं। और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो मेल्स एंड फीमेल्स में होते हैं उसको सही से करने के लिए ये हार्मोन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन्स का हमारे बिहेवियर में ऑब्वियस सी बात है, हमने समझा कि एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हार्मोन से हमारे बिहेवियर इफेक्ट होते हैं, हमारा मूड इफेक्ट होता है, ठीक है। जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे टीनेजर्स में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली उनकी, तो इसीलिए पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है, ठीक है। मूड पे भी इफेक्ट पड़ता है हमारे एग्जाम्पल का। अब जैसे थायराइड हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बिहेवियरल चेंज। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल करती है और गोनाडल हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मैनेज करते हैं। तो हर हार्मोन अपने में क्या करता है, हमारे बिहेवियर को बायोलॉजिकली और फिजिकली भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं अब हम हेरेडिटी पे।
हेरिडिटी क्या है? एक बायोलॉजिकल फैक्टर है हमारे बिहेवियर का। हेरिडिटी मतलब जो भी चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं किसी से, और किससे मिलेंगी? हमारे पेरेंट्स से। तो बायोलॉजिकली जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से हम अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर बायोलॉजिकली, उन्हें हम, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब ये हेरिडिटी जो है वो जीन्स के फॉर्म में हमारे अंदर आती है एंड देन हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। जैसे लोग सिमिलैरिटी देखते हैं ना कि ही लुक्स लाइक हिज मदर और ही लुक्स लाइक हिज फादर, या लोगों के बिहेवियर पे भी। अब जैसे किसी के फादर अगर, या फादर मदर में से किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है तो वो उन बच्चों में भी इनकलकेटेड रहता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, तो ये सारी हमारे जीन्स के फॉर्म में हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो जीन्स के फॉर्म में होती हैं, और इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब ये जीन्स क्या प्रेजेंट होती है? ये जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक पेयर जो 23rd पेयर होता है, वो क्रोमोसोम्स हमारे जेंडर को, हमारे सेक्स को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और ये, इन सारे क्रोमोसोम्स में से हर पेयर में, हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम हमारे मदर का होता है और एक क्रोमोसोम जो है वो फादर का होता है, प्रेजेंट होता है। तो सारे पेयर्स मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स आपके बॉडी में होते हैं, जिसमें से आधे मदर से लिए हुए होते हैं और आधे फादर्स से लिए हुए होते हैं। और ये जो आखिरी पेयर होता है ये डिटरमाइन करता है कि जो भी बेबी होगा या जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी ह्यूमन होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर वो दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं, देखिए फीमेल्स के तो क्रोमोसोम्स एक्स ही होते हैं, लेकिन मेल्स में जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक्स और वाई। तो यानी मेल क्रोमोसोम कौन सा होने वाला है, वो एक्स आएगा या वो वाई आएगा, इसी के बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि मेल होना है या फीमेल होना है। क्योंकि फीमेल में तो सिर्फ एक्स प्रेजेंट है तो एक्स ही आ सकता है, ठीक है। तो एक्स जो है वो फीमेल्स का होता है। अब मेल का एक्स होगा तो फीमेल होगी, और वाई वाला होगा तो मेल होगा। और ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये डीएनए से बने होते हैं। इसीलिए जब आइडेंटिफिकेशन करना होता है किसी इंडिविजुअल का कि वो मतलब पर्टिकुलर उसका पेरेंट कौन है, अगर ये आइडेंटिफाई करना होता है तो हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं। बिकॉज डीएनए टेस्ट में ये निकल कर आता है कि उसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या उन पेरेंट्स के जीन्स हैं या नहीं हैं। तो डीएनए से बने हुए ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं जीन्स। ये जीन्स भी क्या होती हैं? ये भी डीएनए से ही बनी हुई होती हैं। कुछ एक क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स ही अपने अंदर वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कैसा होने वाला है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं, जो भी ऐसी क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स की जो हमारे अंदर आती हैं, वो इन्हीं जीन्स में स्टोर्ड होती हैं, और यही जीन्स वो हमारे बॉडी के अंदर लेकर आती हैं। ये क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और वो प्रोटीन्स जो है वो जब हमारे बॉडी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स से, या जो भी चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेड्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स से। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली भी अगर देखें तो हम फिजिकल अपीयरेंस की भी बात करते हैं, तो बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, दिखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, किसी के जो फीचर्स होते हैं, फेशियल फीचर्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है वो हमारे पेरेंट्स से कॉमन हो जाती हैं। व्हाट इज़ जेनोटाइप? जेनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जो जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो कैसा जेनेटिक उसका मेकअप है, क्या क्या जीन्स उसके अंदर, कैसी कैसी ट्रेड्स की जीन्स प्रेजेंट हैं, वो उसका जेनोटाइप होता है। फेनोटाइप इज़ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसा दिखता है बाहर से, एक्सटर्नल है। फेनोटाइप इज़ द एक्सटर्नल आस्पेक्ट, एंड जीनोटाइप इज़ द इंटरनल आस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ जीन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब जीन्स कुछ है वो चेंज भी होती हैं विद टाइम, कुछ जीन्स चेंज करती हैं, इस वजह से लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल बेसिस खत्म होता है, यानी हमारे बिहेवियर के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, जो बायोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हमारा
नर्वस सिस्टम हो गया, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, एंड देन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जीन्स तो क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल बेसिस इतना ही होता है। उसके बाद अब हम आते हैं कल्चरल बेसिस पर। कल्चरल बेसिस यानी जिस माहौल में हम रहते हैं, जो हमारे अराउंड जैसी भी चीज़ें, जो भी जैसी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। हम जो देखते हैं ज़्यादातर हम वही सीखते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो वो चीज़ें देखता है अपने आसपास वही सीखता है, ठीक है। जैसे कोई इंडिविजुअल पैदा होता है तो मान लीजिए कोई अगर जिन बच्चों की मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो है वो हिंदी है, तो उन्हें हिंदी ही उनके अंदर बहुत अच्छे से उन्हें हिंदी आती होगी, ठीक है, नॉर्मल हिंदी उन्हें बहुत अच्छे से आती होगी। बट जो लोग जैसे साउथ में आप जाते हैं, ठीक है, केरला आप चले जाइए या कर्नाटका चले जाइए, वहाँ पे हिंदी का इतना नहीं है। वहाँ पे जनरली मदर टंग उनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है कन्नड़ वगैरह, या फिर इंग्लिश उन लोग को बोलनी आती है, इंग्लिश उन लोग की लैंग्वेज होती है। तो उन वहाँ के बच्चों को वो सारी, वहाँ के लोगों को वो सारी लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से, वो फ्लुएंटली वो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, बट हिंदी उन्हें नहीं आती है। तो यानी कि हमारे कल्चर जो हुआ, जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कल्चर जो हमारा था, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट किया। इसी तरीके से बहुत सारे और कल्चरल फैक्टर्स हैं। ये तो एक हुआ लिंग्विस्टिक, ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके ट्रेड्स को, उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, और वो सारे हमारे कल्चरल बेसिस में आते हैं। अब कल्चर और सोसाइटी में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है? एक सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें बहुत तरीके के लोग रहते हैं, एंड दे शेयर द सेम कल्चर, ठीक है। मतलब एक सोसाइटी का कल्चर जो होता है वो सेम होता है। यानी दो ग्रुप्स हम बना लेते हैं, जिसमें एक ग्रुप ऐसा है एक अलग कल्चर फॉलो करता है, और बी ग्रुप ऐसा है जो एक अलग कल्चर फॉलो करता है, बट उन दोनों के आपस में जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसीलिए हमें उन्हें दो जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक सोसाइटी में एक तरीके का कल्चर फॉलो होता है, ठीक है। तो कल्चर क्या होता है? इट इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। आइडियाज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के डिफरेंसेस से मिलके ये कल्चर बनता है। उसके बाद आते हैं हम इन्फ्लुएंस पे, कि सिर्फ कल्चर ही हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, हमारा बिहेवियर ही तो है जो उस कल्चर को बना रहा है। यार कल्चर कोई ऐसी बनी बनाई चीज़ भगवान ने तो दी नहीं थी। ह्यूमंस आए जब धरती पे, तो ह्यूमंस ने ही अपनी सोच से एक कल्चर बना रखा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। जैसे गांव वगैरह में, या आप थोड़े वैसे पिछड़े इलाकों में जहाँ पर लोगों की सोच आज भी काफ़ी रूढ़िवादी या पुराने ज़माने की सोच रखते हैं, तो वहाँ पे उनका कल्चर ऐसा है, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि औरतें जो है वो घूंघट करती हैं, या औरतें बाहर काम करने नहीं जा सकती, या लड़कियों को पढ़ाना नहीं होता ज़्यादा, या कम एज में शादी कर देनी होती, ये उनके कल्चर होते हैं, ठीक है। या आदमी जो है वो घर का काम नहीं कर सकते हैं, आदमी लोग कुकिंग का काम नहीं करते हैं, वो बाहर जाके पैसे कमाने का काम करेंगे। तो ये आदमी शेफ़ नहीं हो सकते, ठीक है। ये ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर ऐसा कल्चर फेमस है, वो उनका एक अलग कल्चर है। वहाँ के लोगों के इस बिलीव की वजह से, इस आइडिया की वजह से वो वहाँ का वैसा कल्चर बना हुआ। और अगर हम किसी और ऐसे शहर के सिटीज़ इलाके में, या बड़े शहरों में जहाँ पे लोगों की सोच जो है वो थोड़ी एडवांस्ड है, वहाँ पर आप देखते हैं ज़्यादातर शेफ़ जो है वो हमें मेल्स ही मिलेंगे। ज़्यादातर जो अच्छे शेफ़्स हैं, आप देखते भी हैं, संजीव कपूर हो गए, ये सारे क्या है, ज़्यादातर अच्छे शेफ़्स जो है वो मेल होते हैं, ठीक है। तो बड़ी सोसाइटीज़ में जहाँ पर लोगों की सोच अच्छी है, वहाँ पर अलग होता है, वहाँ पर लड़कियाँ भी जॉब कर रही होती हैं, ठीक है। घूंघट का कोई सिस्टम नहीं होता, आपको जैसे कपड़े पहनने हैं आप पहन सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो वहाँ के लोगों की सोच ऐसी थी, इसलिए वहाँ का कल्चर वैसा हुआ। तो यानी लोगों का बिहेवियर ही कल्चर को शेप करता है। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, यानी हमारे बिहेवियर से ही वो कल्चर बनता है, और उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होता है। अब हो सकता है कि मतलब ऐसा भी होता है कि किसी इंसान का बिहेवियर जो है वो कल्चर से अलग हो जाए, यानी हम रहते तो हम कहीं हैं जहाँ पे लोगों की सोच इतनी अच्छी नहीं है, बट हम रहते अपने तरीके से हैं, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी के बारे में हमें नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने पर ध्यान देना है, सोसाइटी क्या कहती है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, कि जहाँ पर हम रहते हैं, जैसा हमारा कल्चर होता है वो हमें अफेक्ट करता है, और हमारे बिहेवियर से ही वैसा कल्चर बना हुआ होता है। लेकिन चूंकि इसमें
जो एक सोसाइटी होती है उसमें एक इंडिविजुअल तो होता नहीं है, तो जो मेजॉरिटी होती है वही जीतती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जो सोच होगी वही वहाँ का कल्चर बन जाएगा। हो सकता है उसी सेम सोसाइटी में ऐसी सोच रखने वाले लोग ना भी हों, बट चूंकि वो वहाँ रह रहे हैं तो उन्हें मेजॉरिटी का जो एक सोच है उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष वाली बात हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं एनकल्चरलेशन और सोशलाइजेशन पे। एनकल्चरलेशन होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि जो भी लर्निंग्स डायरेक्ट नहीं हैं, डेलिब्रेट टीचिंग से हम नहीं सीख रहे हैं, जो कि हम अपने आप ही हमारे अंदर जो चीज़ें एनकलकेट हो जाती हैं, हम अपने आप ही हिंदी बोलने लगते हैं अगर हमारे मदर की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अपने आप सीख जाते हैं कि हमें ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए कोई, हम बचपन से जो जिस तरीके का खाना खा रहे होते हैं, जिस टेस्ट का खाना खा रहे होते हैं, हमें वैसा ही खाना पसंद होता है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि हम लोग सीखते हैं स्पेशली कुकिंग की क्लासेस ले रहे हैं, बट चूंकि हमने अपनी मम्मी को वैसे खाने बनाते हुए देखे हैं, हमारे घर में हमने वैसा खाना बनते हुए देखा है, हम भी वैसा ही टेस्ट पसंद करते हैं और हम भी वैसा ही खाना बनाने लगते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्पेशली इसके अंदर आती है कि जिसमें हमें स्पेशली डेलिबरेटली सिखाया नहीं जा रहा है कुछ, पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, हम इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट से, अपने कल्चर से वो चीज़ें अडॉप्ट कर ले रहे हैं कि हमें ऐसा ही बिहेव करना है। हमारे घर में लोगों का क्या एक कल्चर है कि भाई बड़े लोग हैं तो उन्हें या तो आप ग्रीट करेंगे, नमस्ते करेंगे या उनका पैर छुएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती, हम देखते देखते ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो दिस इज़ एनकल्चरेशन, यानी कल्चर की जो चीज़ें, जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर अपने आप एनकलकेट हो जाती हैं, उसे हम एनकल्चरेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन का मतलब होता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस से ही एनकल्चरेशन होता है। यानी अगर आप सोशल नहीं हैं, आप अपने में ही रहते हैं, आप सोसाइटी को इतना देखते नहीं हैं कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप सीखेंगे कैसे। तो यानी जो लोग सोशल होते हैं, जो आउटगोइंग होते हैं, थोड़ा जो बाहर लोगों के बीच में, चार लोग के बीच में आप बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों की सोच क्या है और एक्चुअली चल क्या रहा है वहाँ पे। तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल्स जो है वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं, विच इनेबल देम टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। यानी सोसाइटी में आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है, आप सबसे मिलजुल कर रहते हैं, तो दैट इज़ मिलजुल कर रहना इज़ अ सोशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं। अब कैसे, जो हमारे सोशलाइजेशन हम किन लोगों से करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, सोसाइटी में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हमें हमारे कल्चर अडॉप्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। पहले होते हैं पेरेंट्स एंड फैमिली। पेरेंट्स का जो जो हम बचपन से, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ही हमारे टीचर होते हैं, तो जो चीज़ें हम उन्हें करते हुए देखते हैं वही हम सीखते हैं। ठीक है, और फैमिली, जो जिस जिस फैमिली में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, डूइंग मैथ्स। तो हमारे फादर मदर हमें बचपन से पढ़ाते हैं, यानी स्कूल जाने से पहले ही हमें ABCD आती होती है, कुछ काउंटिंग आते होते हैं, नंबर्स आते होते हैं, कुछ पोएट्रीज आती होती है, तो ये सारी हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसे माहौल में रखते हैं आपको पढ़ने लिखने वाले। और बहुत सारी सोशल स्किल्स भी हम अपने पेरेंट्स और फैमिली से अडॉप्ट करते हैं, जैसे हमें बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है। जैसे मैंने बताया कि हमने देखा है कि हमारे बड़े जो हैं वो पैर छूते हैं बड़ों का, या उन्हें ग्रीट करते हैं, नमस्ते करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे अंदर वो अपने आप वो क्वालिटी आ गई। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। हम देखते हैं कि हमारे घर पे इक्वालिटी है, हमने देखा कि हमारे घर में मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं, वो दोनों एक दूसरे के काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हमने देखा हमारी माँ भी जो है वो जॉब करने जाती हैं, और जब शाम को आते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो मदर और फादर मिल करके खाने वाने का इंतज़ाम करके, या जो भी है मिल करके काम करके घर का, और कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। तो ये हमारे कल्चर में आ गया कि देयर इज़ एन इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अगर हम अपने घर में बचपन से ये देख रहे हैं कि मम्मी काम कर रही हैं किचन में, पापा जॉब करने जा रहे हैं और घर पे आ रहे हैं तो बैठ जा रहे हैं, कोई काम नहीं करना, ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत पेट्रियार्कल सी सोसाइटी है, तो हमारे अंदर भी वही कल्चर आ जाएगा। तो पेरेंट्स एंड फैमिली आर द फर्स्ट टीचर। ठीक है, जो वहाँ पे हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। फिर सेकंड पे हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल में जो चीज़ें हम देखते हैं वो सीखते हैं, और वहाँ पर डेलिबरेटली भी हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो और आजकल तो क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो घर से ज़्यादा टाइम वो स्कूल में स्पेंड करते हैं। ठीक है भाई, घर में सुबह 6 बजे बच्चे स्कूल चले जाएंगे और दोपहर में 2 बजे 3 बजे तक आएंगे, तो आपका 9 घंटे 10 घंटे तो लगभग आपके स्कूल में जाता है। उसके बाद 24 घंटे में से
आपने 8-10 घंटे की स्लीप ली तो बचे कितने, उतना आप सिर्फ घर में, और उसमें भी आप कोचिंग ट्यूशन चले जाते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ खेलने चले गए। तो इसलिए फैमिली से जो हमारा इंटरेक्शन है वो कम है, स्कूल में ज़्यादा है। तो स्कूल जो चीज़ें सिखाता है वो ज़्यादा मैटर करती हैं, स्कूल में आप चीज़ें क्या सीख रहे हैं। फिर पीयर ग्रुप्स, मैंने बोला आप दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, आप स्कूल में रहते हैं तो आप दोस्तों के साथ रहते हैं, ठीक है, या टाइम स्पेंड करने गए, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर कैसे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं तो लोग वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, कहते हैं मतलब स्मोकिंग करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं या अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं सब, लेकिन आप वहाँ पर वैसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो क्या करेंगे, बोलेंगे करने के लिए, बट दिस डिपेंड्स ऑन योर विल पावर कि आप वो काम करना चाहते हैं, आपके लिए वो सही है या गलत है, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली के जो आपके संस्कार हैं, जो आपका कल्चर है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके फैमिली ने आप में कैसी क्वालिटीज़ इनकलकेट की, कि आपने फैमिली में देखा है कि मेरे घर में ये काम नहीं होता है, बचपन से मैंने देखा है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन पीयर ग्रुप्स के क्या कहते हैं उसको, दबाव में आकर लोग ऐसा काम करने भी लगते हैं, तो इसलिए पीयर ग्रुप्स का भी इफेक्ट होता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर विल पावर, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, जैसे हमने एम एस धोनी मूवी देखी है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा कि एम एस धोनी के इतने सक्सेसफुल होने में उनके फ्रेंड्स का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर उनके फ्रेंड्स ना होते तो बहुत सारे ऐसे मौके पर उन लोगों ने हेल्प किया है, फैमिली की हेल्प किया है, फाइनेंशियली हेल्प किया है, ठीक है, फिजिकली भी हेल्प किया है। तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मीडिया, मीडिया जो चीज़ें हम देख रहे हैं, मीडिया यानी सोशल मीडिया भी हो सकता है, उसमें आपका न्यूज़ वगैरह भी आ सकती हैं, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हम अगल बगल देख रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमें अफेक्ट करेंगी। हमने अब जैसे कोई फैशन ट्रेंड चल रहा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा कि ऐसा फैशन ट्रेंड चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फैशन ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनना चाहेंगे, वैसे ही शॉपिंग करेंगे, वैसे ही अपीयर करना चाहेंगे और पूरे लोगों में, ठीक है, लोगों के बीच, तो हम वैसा ही बिहेव करने लगेंगे जैसा लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या उस फैशन ट्रेंड के हिसाब से ड्रेस करने लगेंगे। तो ऐसे मीडिया भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारे पर पॉजिटिव भी डालती है और नेगेटिव भी डालती है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी पढ़ते हैं जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी आती है, जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं, ओलंपिक्स में हमने देखा मनु भाकर ने मेडल लाया, तो इससे क्या हुआ, हमें एक मोटिवेशन भी मिली, हमने देखा यार उनको कितना ज़्यादा अप्रिशिएट की जा रही हैं सारे सोशल मीडिया पे, तो हमने देखा कि उनका एप्रिसिएशन उनका जो हो रहा है मीडिया पे, उससे हमें मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली कि हम भी ऐसा कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हाउ ही टेक्स दैट, ठीक है। उसके बाद आते हैं ए कल्चरेशन पे। अभी हमने एन कल्चरेशन पढ़ा था, उसका मतलब था कि जब कल्चर से हम कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर एनकलकेट करते हैं उसे एन कल्चरेशन कहते हैं। ए कल्चरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हमारे जो कल्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जब हम किसी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं, उसे ए कल्चरेशन कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं, हमारे बिहेवियर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जब हम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जंप कर रहे हैं, उसे ए कल्चरेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ रह रही हूँ, किसी छोटे शहर में रह रही हूँ, ठीक है, वहाँ पर बहुत सिंपल होता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकती, ठीक है, सूट पहनेंगी, और बहुत ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकती हैं, ऐसा कल्चर हमारे सोसाइटी में नहीं है, घर में रहना होता है, ठीक है। और मैं जो है मान लीजिए मैं जो है वो किसी नए सिटी में गई, किसी बड़े शहर में गई, मान लीजिए मैं बैंगलोर गई, ठीक है। अब मैं बैंगलोर आई तो मैंने वहाँ पर देखा यार लड़कियाँ भी देर रात तक घूमती हैं, जो ड्रेस पहनना चाहें वैसी ड्रेस पहनती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो जब मैं वहाँ रहने लगी तो धीरे धीरे मेरे सोच में और मेरे फिज़िकल बिहेवियर में भी, मेरे बिलीव्स में, मेरे जो मेरा जो मानना है चीज़ों को लेके, मेरी जो सोच है उसमें बदलाव आया, ठीक है। मैंने जब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में गई मैं, तो मेरे सोच में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आए, मेरे कल्चर में कुछ चेंजेस आए, मैंने भी वैसी ड्रेसेस पहनना स्टार्ट किया, मैं भी जो है वो अब बाहर जा सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, ऐसी मेरी सोच बनी। तो ये मेरे अंदर जो चेंजेस आए, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए कल्चरेशन, यानी एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में जाने में किसी इंडिविजुअल में जो चेंजेस आते हैं वो ए कल्चरेशन होता है। अब ये वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, अपने आप हो गया, करना पड़ा,
या आप वॉलंटरली चूज़ करते हैं वैसा करना कि मैं भी ऐसा पहनना चाहूँगी, ठीक है। या कुछ इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं कि यार अब मैं ऐसे यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम ऐसा ही है तो मुझे ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। कहीं पर आप बहुत सिंपल खाना खा रहे होते हैं घर पे, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उल्टा सीधा ही आपको मिलता है, घर जैसा खाना आपको नहीं मिल पा रहा है, तो अब वहाँ का ऐसा ही कल्चर है तो आपको वही खाना पड़ेगा। इनवॉलंटरी भी होता है। अब इसमें 4 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका इंटीग्रेशन। 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं, इनको हम एकल्चरेशन स्ट्रैटेजीज कहते हैं। पहली होती है इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग वंस ओरिजिनल कल्चर एंड आइडेंटिटी वाइल स्टेइंग इन डेली इंटरेक्शन विद अदर कल्चरल ग्रुप्स। यानी एकल्चरेशन की प्रोसेस में ये स्ट्रैटेजी हुई कि मैं वहाँ जा ज़रूर रहा हूँ, उनका कल्चर अलग है, बट मैं अपनी ही कल्चर जो है वो फॉलो करूँगा। जैसे फ्रेंड्स वाला हो गया, आपका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें 4 क्या हैं, अल्कोहल लेते हैं, बट आपने क्या डिसाइड किया है कि मेरे घर का कल्चर ऐसा नहीं है, मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, तो मैं अल्कोहल को हाथ नहीं लगाऊंगा। बाकी 4 बैठकर अल्कोहल ले रहे हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं। आपने क्या कहा कि मैं जो है वो अपने ही कल्चर पे रहूँगा, लॉयल रहूँगा अपने कल्चर से। दैट इज़ द इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी कि मैं कल्चर बाकियों का अलग है, मैं उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना कल्चर चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जैसे मेरी जो सोच है, मेरा जो कल्चर है, मैं उसी के साथ रहूँगा। एसिमिलेशन होता है कि मूविंग टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अदर कल्चर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वंस कल्चर एंड आइडेंटिटी। यानी आप किसी दूसरे कल्चर में गए और आप वहाँ पर घुल मिल जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि आप अपना कल्चर पीछे छोड़ देते हैं। जैसे आप गए बड़े शहरों में और आप इतना ज़्यादा उस शहर की चकाचौंध में इतना ज़्यादा खो गए, आपने अल्कोहल लेना भी शुरू कर दिया, लेट नाइट पार्टीज़, क्लब्स, बार्स जाना शुरू कर दिया, नॉन वेज खाना शुरू कर दिया, और लेकिन आपके घर में ऐसा सब कल्चर नहीं है। आपके घर में बहुत सिंपल लोग रहते हैं, अच्छी मतलब डिसेंट ड्रेसेस आप पहन सकते हैं, ठीक है। या लड़कों में भी होता है, लड़के क्या होते हैं घर में तो ठीक से रहते हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं, चकाचौंध में गए, तो उन्होंने भी ये सारे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अपने कल्चर को पीछे छोड़ के आप किसी दूसरे कल्चर में इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि आपने अपना कल्चर पीछे छोड़ दिया, उसे कहते हैं असिमिलेशन। सेपरेशन क्या होता है? प्लेसिंग अ वैल्यू ऑन होल्डिंग ऑन टू वंस ओरिजिनल कल्चर एंड विशिंग टू अवॉइड इंटरेक्शन विद अदर कल्चरल ग्रुप्स। यानी आप इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। यानी आप क्या करते हैं, ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जिनकी वाइब आपके साथ मैच होती हो, जो आपके जैसे हों, जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड हो वो भी आपके जैसा हो, जिनके फैमिली में रात में 3 बजे 2 बजे तक घूमते रहना अलाउड ना हो, क्योंकि आपके घर में भी ऐसा कल्चर नहीं है, तो आपने फ्रेंड्स भी वैसे ही बनाए जिनके घर में ऐसा कल्चर ना हो। तो आप दूसरे अपोजिट कल्चर के लोगों से इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते, अपने ही कल्चर पे बने रहना चाहते हैं, और इंटरैक्ट भी ऐसे ही लोगों से करना चाहते हैं जिनका कल्चर सिमिलर हो। दैट इज़ द प्रोसेस सेपरेशन। यानी आप सेपरेटेड रखते हैं दूसरे कल्चर को। मार्जिनलाइजेशन होता है कि हैविंग लिटिल पॉसिबिलिटी और इंटरेस्ट इन वंस कल्चर मेंटेनेंस एंड लिटिल इंटरेस्ट इन हैविंग रिलेशंस विद अदर कल्चर ग्रुप्स। यानी आप बीच में कहीं मिड पॉइंट पे कहीं लाई करते हैं, ना तो आपने दूसरे कल्चर को पूरा अडॉप्ट करने का आपका कोई चाहत है, और ना ही आपको अपने कल्चर का भी पूरा कोई मतलब अपने ही कल्चर पे बने रहना है। आप थोड़े बहुत चेंजेस भी ला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे का कल्चर पूरा अडॉप्ट कर लिया है। कुछ चीज़ों में आप अपने कल्चर जैसे मान लीजिए आप जैसे लड़कियां हैं, तो उनके क्या हुआ, उनके घर का कल्चर है कि आप सिर्फ सूट साड़ी पहन सकते हैं, आप ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं। आप कहीं और सोसाइटी में गए, वहाँ पर आपने देखा कि लड़कियां हर तरीके की ड्रेसेस पहनती हैं, ठीक है। बट आपने क्या किया, आपने ड्रेसेस मॉडर्न पहनना शुरू किया, बट एक डिसेंट वे में, वल्गर वे में नहीं, ठीक है। तो आपकी चॉइस ऐसी थी कि आपने सोचा कि मैं मॉडर्नाइज करूँगी, बट इतना भी नहीं कि मैं पूरे उनके कल्चर में मिल जाऊँ, और इतना भी नहीं कि मैंने अपना पूरा कल्चर एकदम वैसा ही रखा है कि मैं सूट ही पहनूंगी, ठीक है। तो आपने चेंजेस लाए, बट मिनिमल चेंजेस लाए, इतना कि आप ना दूसरे के कल्चर में घुले मिले, ना आपने अपना पूरा कल्चर पीछे छोड़ा, और थोड़ा सा चेंजेस भी आए। दैट इज़ नोन एज मार्जिनलाइजेशन। यानी मार्जिन पे आप हैं, इधर भी उधर भी, ठीक। तो ये आपका एकल्चरेशन हो गया। इसके साथ हमारा 3rd चैप्टर जो है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी का क्लास 11th हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है, सारे पार्ट्स सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।